निश्चित करें। मैं सभी साथियों से सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कृपया प्रधान में आए। थैंक यू सो मच। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदय जी बता रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम सभी कोरोना काल के एक लंबे अंतराल के बाद तकरीबन 2 साल के बाद यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मैं सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सांसदों से ऐसी आशा करती हूँ कि वे इस सांसद की कार्रवाई को बड़े ही सुचारू व शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। महासचिव जी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। हाजिर हुई है उन्हें प्रतिज्ञा एवं शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रतिज्ञा लेंगी। प्रतिज्ञा निष्ठार भारी से मंत्रिरूपेण संस्कृत ज्ञानान् पालनं श्रद्धापूर्वकं सुदान्तः करणेन निर्वक्ष्यामि तथा सर्वविधज्ञान प्रति भिन्न पक्षपातं वादरागं द्वेषं वा विना संविधानं तथा विविधवादा न्यायान् करिष्ये। श्री रमेश सिंह जी जो रोहतक निर्वाचन क्षेत्र से सदन के सदस्य थे कि निधन के बारे में आपको जानकारी दूंगी। श्री रमेश जी एक कृषक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने भारत को गुलामी के जरिए से आजाद करवाया था। उन्होंने पिछड़े वर्ग मजदूरों गरीब किसानों के उत्थान के लिए अपना समय और शक्ति लगाई थी। उनकी मृत्यु 95 वर्ष की आयु में 1 फरवरी 2022 को हुई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। My condolence on the sudden demise of Mr. Ramesh Singh. He was a martyr and belonged to the family of freedom fighters. His sons also attained fame and led the hierarchy. He was an active social worker and worked for the welfare of the poor people. He used to do his work with full devotion and sovereignty. Till his last breath, he was along with us. He always looked healthy, happy and content. We all are very sad at his sudden demise. At this sad moment, we all are with the family of Mr. Ramesh Singh
I attribute condolence to him from the whole nation. अर्पित की गई श्रद्धांजलि को अपने यहाँ में सहयोगित करता हूँ। श्री रमेश जी एक बहुत ही अच्छे एवं नेक इंसान थे। उनके साथ मुझे साथी के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, जो कि मेरा एक सौभाग्य था। वे अपने मृदुल स्वभाव के कारण हम सब में बहुत ही लोकप्रिय थे। वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे और उनकी चेहरे पर मुस्कुराहट ही हम सभी की खुशी का कारण था। उनके न रहने से हमने एक बहुत ही अच्छा सार्वजनिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तित्व को खो दिया है। मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदना भेजने में स्वयं और विपक्षी दल को सहयोगित करता हूँ। धन्यवाद। धारण करेंगे। संवेदना संदेश भेज दिया जाए। अध्यक्ष महोदय जी, our new members in the house, Mr. Sankalp Pratap Singh, Irrigation Minister, Mr. Nitin, Rural Development Minister. आज हमारे बीच राष्ट्रपति जी के सम्मानीय अतिथि एवं एजेंडा उपलब्ध करवाया जाए। अध्यक्ष, सांसदों को उपलब्ध करवा दिया गया है। प्रश्न संख्या 101 माननीय सिंह जी। माननीय अध्यक्ष, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जी से ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी की वजह से कई परिवार पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता कोरोना की चपेट में आके अपना दम तोड़ चुके हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी देखभाल के लिए परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा है। ऐसे अनाथ हुए बच्चों की देखभाल तथा विकास के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं? कृपया विस्तार पूर्वक बताएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से अपने साथी सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों से लेकर अपने कमाऊ सदस्यों को खो देने वाले परिवारों की सरकार इस प्रकार सहायता कर रही है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत अपने माता पिता और अभिभावक दोनों को खो देने वाले बच्चों को सहायता राशि दी जाएगी। इन बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक सहायता राशि तथा 23 साल की उम्र में 10 लाख तक का फंड दिया जाएगा। इसके साथ ही इन बच्चों के लिए फ्री शिक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। इन बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए इन्हें लोन भी दिया जाएगा, जिसका ब्याज पीएम केयर्स फंड में से दिया जाएगा। इसके साथ ही इन बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। माननीय, बच्चे देश का भविष्य है, इसलिए हम लोग इनकी सहायता के लिए पूरी कोशिश करेंगे तथा यह हमारा कर्तव्य है कि हम इनका ख्याल रखें और इनका भविष्य उज्जवल करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष के प्रति आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या रही है? प्लीज प्रोवाइड द डिटेल इंफॉर्मेशन टू चैम्बर। थैंक यू। Very important, about which I will inform the House in detail. Ma'am, we have followed the same policy which has been our foreign policy since independence. When our country became independent, then the whole world was divided into two groups. When we had adopted non-alignment, it did not mean that we had a difference in international politics. We played an active role. We kept synergy with both factions with great care. Respected ma'am, the talks that took place literally in Russia, we advised them that both the countries should solve their problems through dialogue and not through war. Both countries offered to mediate for dialogue. This is the biggest example of our foreign policy. Even in the UN, we didn't use our vote against Russia because how can we forget the assistance given by it from time to time? Whenever we needed any kind of help, Russia stood by us. Russia always voted in our favor in UNO whenever we needed it. We can never ignore this. Thank you, ma'am. विदेश मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि यूक्रेन में हमारे जो मेडिकल के छात्र स्टडी कर रहे थे, इस युद्ध के दौरान उनको किस प्रकार वहाँ से निकाला गया, कितने छात्र निकाले गए, किस प्रकार निकाले गए, इसकी विस्तृत जानकारी सदन को दी जाए। धन्यवाद महोदय। Started Operation Ganga to evacuate Indians. Under this, 4 ministers were sent to neighboring countries of Ukraine, that are Romania, Moldova, Slovakia and Poland. Ministers negotiated with the Indian people and evacuated to these countries. These ministers were sent as special envoys of India. Indian students were evacuated to these
4 countries and Hungary also. On the other hand, Air India, Indigo as well as SpiceJet Airlines also participated in this Operation Ganga. Honorable Ma'am, I want to make it clear to you that our government has spent the entire expenditure for this Ganga mission. Also, our government is giving our best. Thank you, ma'am. चाहता हूँ कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इन्होंने शिक्षा में विकास के लिए किन किन नीतियों का उपयोग किया है जिससे कि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके। कृपया इसकी विस्तृत जानकारी संपूर्ण सदन को दी जाए। धन्यवाद। अपने साथी को बता देना चाहता हूँ कि शिक्षा का स्तर जो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है उसमें सुधार लाने के लिए हमने बहुत ही बढ़िया नीति अपनाई है, जिस नीति का नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यह नीति शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कारात्मक सुधार लाएगी, मुझे इस पर पूर्ण विश्वास है। माननीय महोदय जी, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा को चलाया जाता था, लेकिन नई नीति लागू होने के साथ ही इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत हमारी सरकार ने कई लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं, जिसके अंतर्गत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को 100% तक लाना शामिल है तथा केंद्र व राज्य सरकार मिलकर जीडीपी का 6% व्यय भी लागू करेगी। एनईपी के अंतर्गत शैक्षणिक संरचना को 5+3+3+4 में डिवाइड कर दिया गया है। थैंक यू मैम। के माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो आपकी सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है, उससे कर्मचारियों को क्या लाभ है? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि 58 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद जब उन्हें ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है तब उन्हें खाली करके घर भेज दिया जाता है। यह कितना सही है? जिसकी रिटायरमेंट के समय तनख्वाह 90 से 95,000 के बीच होती है और मैं उसे 2,000 से 2,500 रुपए तक की पेंशन देना कहाँ का न्याय है? जब व्यक्ति रिटायर होता है तो उसकी घर के प्रति जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है, उसकी सेहत भी साथ नहीं देती है, उसे बहुत सी बीमारियां घेर लेती है। यह कहाँ का न्याय है कि सेवानिवृत्त होने पर भी उन्हें सुरक्षित ना किया जाए? अतः माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि देश में ओपीएस को दोबारा से लागू किया जाए। हमारे कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ओपीएस को दोबारा से लागू किया है। हम यही चाहते हैं कि देश में ओपीएस को दोबारा से लागू किया जाए ताकि हमारे कर्मचारियों का भविष्य एवं बुढ़ापे को सुरक्षित किया जाए। थैंक यू स्पीकर। आपके माध्यम से अपने साथी को बता देना चाहती हूँ कि यह ठीक है कि हमारी सरकार ने 2003 को पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया था तथा सत्ता से बाहर आने से ठीक 1 महीने पहले 1 अप्रैल 2004 को मौजूदा एनपीएस शुरू की थी। इसके साथ ही मैं सदन को यह भी बता देना चाहती हूँ कि अभी तक एनपीएस को बंद करने का हमारा कोई विचार नहीं है। हमारी सरकार ने पेंशन देनदारियों से छुटकारा पाने के लिए एनपीएस को शुरू किया था। इस बात के स्पीकर मैम, मैं विपक्षी सांसद को आपके माध्यम से यह भी बता देना चाहती हूँ कि इसमें हमने काफी सुधारात्मक बदलाव किए हैं। नए वित्त वर्ष में इस स्कीम में खाता खुलवाने वालों को टैक्स से पूरी तरह छूट मिलेगी। इस योजना में सरकार जो पहले 10% हिस्सा डालती थी उसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इसके साथ ही एनपीएस कर्मचारी की ग्रेजुटी राशि की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। नौकरी के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को ओपीएस के तहत पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। थैंक यू मैम। आदरणीय ही संवेदनशील तथा अहम प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे कि सारा देश जानता है, प्रत्येक आए दिन हमारी बच्चियाँ दुराचार का शिकार हो रही हैं। सबसे पहले दिल्ली में निर्भया कांड, फिर शिमला के कोटखाई का क्षेत्र में 4 जुलाई 2017 को गुड़िया कांड, इंदौर में एक मासूम के साथ दुराचार इत्यादि ऐसी कई घटनाएं अगर गिनवाने लगूं तो आंखें भर आती हैं। माननीय, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिले के अंब का क्षेत्र में एक घर में घुसकर बालिका का गला रेंगकर हत्या कर दी गई और जब उसकी माता 3:30 बजे घर खोलकर देखती है तो सोचो उसके दिल पर क्या बीती होगी। अंदाजा भी नहीं लगा सकते। माननीय, अगर आज ये घटना किसी एक
हमारी बेटियां घर पर भी सुरक्षित नहीं है। आज इस घटना को हुए तकरीबन 1.5 महीना हो गया है, पर अभी तक भी उस अपराधी को उसके दंड की कोई सजा नहीं दी गई। सरकार क्या कर रही है? हमारी समझ के तो परे है। सरकार को तो त्याग अपराधी को फांसी होना चाहिए। के माध्यम से सरकार के अपने काबिल दोस्त से पर्यावरण के बारे में एक सवाल पूछना चाहूंगा, जिसका आगाज मैं एक शेर से करना चाहूंगा कि छेड़कर जैसे गुजर जाती है दोशीज़ा हवा, देर से खामोश गहरा समुंदर और मैं। माननीय महोदय, मैं इस सदन का ध्यान हमारे देश के उन प्रमुख शहरों की तरफ लेकर जाना चाहूंगा जिनकी एयर क्वालिटी आज पूरे विश्व में निम्न स्तर की है। माननीय महोदय, खासकर जब सर्दियों का समय आता है, हमारे देश की राजधानी दिल्ली का हाल और भी बेहाल हो जाता है। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में खुजली, दमे की बीमारी और ना जाने किन किन समस्याओं से हमारा देश जूझता है। माननीय महोदय, हर साल हमारी सरकार इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वायदे तो बड़े बड़े करती है, परंतु परिणाम शून्य। जब एक आम आदमी सरकार का विरोध करता है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को और राज्य सरकार केंद्र सरकार को दोषी ठहरा देती है। माननीय महोदय, इस केंद्र और राज्य की लड़ाई में आखिर पिसता कौन है? एक आम आदमी। इस पर्यावरण में क्या हम नए भारत की कल्पना भी कर सकते हैं? इसका उत्तर हमें विस्तार पूर्वक चाहिए। धन्यवाद महोदय। पर्यावरण जैसे गंभीर मसले को सदन में उठाया है, तो मैं भी इस पे बोलने से पहले 2 लाइन कहना चाहूंगी। अब सजा दे चुके हो सना, मेरा हाल न पूछना कि अब सजा दे चुके हो सना, मेरा हाल न पूछना, अगर हुआ मैं बेगुनाह तो पछतावा बहुत होगा। महोदय, पिछले 7 वर्षों से विपक्ष सत्ता पक्ष में था तथा पोल्यूशन जैसे मसले एकदम पहले नहीं आते। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में कार्बन का स्तर बढ़ा है तथा सर्दियों में हमारे पड़ोसी राज्यों पंजाब तथा हरियाणा में किसान अपने फसलों के अवशेष को जलाते हैं, जिससे यह समस्या उत्पन्न होती है। महोदय, मुझे अपने साथी के काम पर संदेह है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, भोपाल, वाराणसी, लखनऊ जैसे शहर भी इसे छूते नहीं है। रिस्पेक्टेड मैडम, मैं सदन को तथा समस्त देशवासियों को यह बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार द्वारा लॉन्ग टर्म एक्शन पॉलिसी बना दी गई है ताकि इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सके। थैंक यू मैम। जिसकी सूचना सदन को पहले दे दी गई है। माननीय शुभम जी, श्रीमती जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आज देश में हो रहे धर्म पर प्रहार की सरकार पक्षकार क्यों है? रिस्पेक्टेड स्पीकर मैडम, मैं सरकार से यह भी पूछना चाहता हूँ कि CAA नागरिक संशोधन अधिनियम को सरकार के द्वारा क्यों बनाया गया? यह कोई अधिनियम नहीं है, अपितु मुस्लिम समुदाय के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्पीकर मैडम, हम सभी का तो मानना है इस कानून को लागू ही नहीं किया जाना चाहिए। यह बता देना चाहता हूँ कि नागरिक संशोधन अधिनियम के ऊपर कही गई बातों से हम सहमत नहीं है तथा इस मुद्दे पर कही गई बातों का पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। CAA का समर्थन करती है तो हम CAA नागरिक संशोधन अधिनियम पर बहस करना चाहते हैं ताकि इसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ सके। वाद विवाद की इजाजत दी जाए। CAA के मुद्दे को धार्मिक रंग दिया जाना उचित नहीं है। सरकार का रुख इस मुद्दे पर स्पष्ट नहीं है। स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहती हूँ कि
मानने वाले लोगों का सम्मान किया जाता है, तो मुस्लिम समुदाय को इससे बाहर क्यों रखा गया है? मुस्लिम समुदाय पर ही कुठारा का क्यों महत्व क्यों? मैं आपके माध्यम से अपने साथी को बताना चाहती हूँ कि सरकार का रुख बिल्कुल साफ और पूर्णतः पारदर्शी है। CAA के मुद्दे को कोई धार्मिक रंग नहीं दिया गया है। मेरे मित्र द्वारा कही गई बातें पूर्णतः सत्य है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारी सरकार ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जिससे कि भारतीय मुस्लिम समुदाय की नागरिकता छीन जाएगी या उसे कोई खतरा होगा। भारतीय मुस्लिम समुदाय की नागरिकता बिल्कुल सुरक्षित है। नागरिकता संशोधन अधिनियम पीड़ितों व प्रताड़ितों को राहत देने वाला कानून है। 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए अफगानिस्तान, पाकिस्तान व बांग्लादेश से हिंदू, सिख, जैन, पारसी व ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देना इसका इकलौता मकसद है, न कि भारतीय मुस्लिम समुदाय की नागरिकता को समाप्त करना। धन्यवाद मैम। हम इस कानून का विदेशों से आए मुस्लिम भाइयों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, उनके लिए नागरिकता की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह कानून हम कभी भी लागू नहीं होने देंगे। यह मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध है। देश में ऐसा कानून कभी भी लागू नहीं हो सकता। दोस्त ने बताया कि यह कानून अप्रवासी मुस्लिम समुदाय को कोई लाभ नहीं पहुंचाता है। महोदय, यह बिल्कुल ठीक है। यह एक पारदर्शी तथा स्पष्ट कानून है, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे आदि इस्लामी देशों में मुसलमान उत्पीड़ित श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए यह अधिनियम इन्हें कवर नहीं करता है। उनकी वहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रताड़ना नहीं की जाती है, बल्कि यह प्रताड़ित करते हैं। हमारे देश में यह समुदाय बिल्कुल सुरक्षित है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन देशों में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए यह कानून बनाया गया है। महोदया, पिछले कई सालों से हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध आदि समुदायों के साथ बुरा बर्ताव होता है। शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक प्रताड़ना इन लोगों को झेलनी पड़ती है। भागकर भारत आ जाते हैं। इनके खुद के देश में कोई आदर नहीं होता है, लेकिन हमारा देश एक महान देश है, जिसे कोई नहीं अपनाता उसे भी गले से लगा लेता है। हमारे पड़ोसी देश अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं, और यदि वे इसके लिए तैयार न हो तो उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ऐसे नरकीय जीवन से छुटकारा पाने के लिए वे सभी भागकर भारत आ जाते हैं। ऐसे शरणार्थियों को राहत देने के लिए यह कानून बनाया गया है। थैंक यू मैम। रिस्पेक्टेड स्पीकर मैडम, इस मुद्दे पर विवाद होना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। यह मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो समानता के बारे में कहता है। इस अधिकार में सभी धर्मों को समानता प्रदान की गई है, परंतु यहाँ से यह स्पष्ट है कि इस मुद्दे के द्वारा मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। रिस्पेक्टेड स्पीकर मैडम, जिसको हम सहन नहीं करेंगे। बताया कि यह मुद्दा आर्टिकल 14 में दी गई समानता के अधिकार का विरोध करता है। मैं इनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। महोदया, हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 14 में जो समानता का अधिकार दिया गया है, उसमें सभी समुदायों के अधिकार सुरक्षित है। यह मुद्दा किसी भी विशेष समुदाय के अधिकारों पर प्रहार नहीं कर रहा है। दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम धार्मिक उत्पीड़न की वजह से जो भी नागरिक अपना देश छोड़कर हमारे देश यानी भारत आए हैं और उनके पास कोई वैध दस्तावेज जैसे वीजा, पासपोर्ट आदि नहीं है, तो भी वे भारत देश के नागरिक बन सकेंगे। यह कानून उनके लिए है। धन्यवाद महोदय। माननीय महोदय, क्या पूरे देश में पारित होगा? इसकी विस्तृत जानकारी सदन को दी जाए। धन्यवाद महोदय। मैं यह बताना चाहता हूँ कि CAA देश के उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आते हैं, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में इनर लाइन परमिट एरियाज को भी इस अधिनियम से बाहर रखा जाएगा। धन्यवाद। कानून हमारी धर्मनिरपेक्षता पर कुठारघात है, जो कि हमारी भारत की एकता
सभी बातें साफ कर दी गई। ये विधेयक जो 12 दिसंबर 2019 को कानून बनाया गया है, मैं अपनी तरफ से अपने सभी मुस्लिम भाइयों को ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि इस कानून से हमारे देश के मुस्लिम भाइयों को किसी भी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कानून से उनकी नागरिकता को कोई भी खतरा नहीं है और ना ही किसी की नागरिकता को छीना जाएगा। हमारे देश के मुस्लिम भाइयों के हकों पर किसी भी प्रकार के असर की बात भी बेबुनियाद है। मैं साथ में ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता हासिल करने की कानूनी प्रक्रिया में इस संशोधन से कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यदि आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम 11 वर्षों से भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन अब इस अवधि को कम कर 1 से 6 वर्ष तक कर दिया गया है। हालांकि बहुत ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस कानून को बिना समझे ही हमारे देश के बहुत से मुस्लिम भाई हिंसा पर उतारू हुए आए थे। देश के कई शहरों में इसके विरोध में दंगे भी भड़क उठे थे। इस कानून की सत्यता को जाने बिना हमारे देश के बहुत से मुस्लिम भाइयों ने देखा देखी में इन दंगों को भड़काने में सहयोग किया था। लेकिन जब उन्होंने इसकी सत्यता को करीब से जाना तो उनका भ्रम दूर हो गया। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे इस अधिनियम ने बहुत से विरोध झेले हैं, लेकिन कहते हैं अंत भला तो सब भला। अध्यक्ष महोदया, अगर आप मंजूरी दें तो हम इस मुद्दे पर वोटिंग चाहते हैं। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इस मुद्दे में वोटिंग होनी चाहिए? आप सभी के टेबल पर वोटिंग पैड रखे गए हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप सभी वोट करिए। 23 वोट कास्ट हुई हैं, जिनमें से 16 फेवर में गई हैं और 7 उसके विरोध में आई हैं। इसलिए ये कानून लागू होना चाहिए। So this was the complete proceeding of the session, and at last I would like to give my thanks to the judges, members of the Youth Parliament. पार्टिसिपेट किया और डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो सरकारें चलती हैं, जो कानून बनते हैं या जो भी प्रोसीडिंग चुन के उन उम्मीदवारों को पार्लियामेंट में या ये मैं बोलूं कि असेंबली में भेजते हैं, क्योंकि ये यूथ पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट की ही प्रोसीडिंग्स को दिखाते हैं यहाँ पे हम लोग। तो आप लोगों ने 3-4 दिन में बड़े अच्छे ढंग से तैयारी करवाई है। इसके लिए सभी विद्यालय प्रमुख जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है और इंस्टीट्यूशन से जो एस्कॉर्ट टीचर्स आए हैं और जिन्होंने तैयारी करवाई है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार रहूंगा। परसों हम थोड़ा उधेड़बुन में थे कि इस गर्मी में, इतनी गर्मी में टेंट के नीचे ये कार्यक्रम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पंखे लगाएंगे तो उसकी भी बहुत ज्यादा गर्म हवा होगी। तो हम परसों थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि इसको क्यों ना हाल। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठक्की 300 में से 211 स्कोर अर्जित किया है।
और ये जो प्रतिस्पर्धा थी, ये बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। इसमें अगर हम दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें, बड़े नैरो मार्जिन से एस्केप हुए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढक्की के बच्चे। और जो सेकंड पोजीशन थी, बेटे क्लैपिंग जरा जोर से करिए, ढक्की तक आवाज आनी चाहिए। और उसके बाद अगली आवाज से हमें जानी चाहिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंजावर। 212 स्कोर रहा है आउट ऑफ 300। 3 जजेस ने 100 में से मार्क्स दिए हैं, तो 212। और जो पहले स्थान पर रहा है, तो गैस कर सकता है कौन सा स्कूल होगा? गवर्नमेंट सीनियर। यस, आप राइट हैं, आप सही हैं। इसमें जो पहली पोजीशन हासिल की है, इनका स्कोर 246 रहा है 300 में से। और जो ब्लॉक लेवल के लिए क्वालिफाई करी है टीम, वो एक ही टीम जाएगी जो फर्स्ट पोजीशन वाली गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल